गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सर्वप्रथम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग लगातार हिस्ट्री की क्लास करते चले आ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास में दोस्तों हम लोगों ने सातवाहन वंश को पढ़ा था। आज जो है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम लोग सातवाहन वंश के महत्व के विषय में जानेंगे कि उनके शासन का क्या महत्व रहा था। आइए देखते हैं दोस्तों, सातवाहन वंश। पहला पॉइंट है दोस्तों, सातवाहनों ने लगभग 3 शताब्दी तक दक्कन क्षेत्र में राजनीति एकता बनाए रखी। यह इनका पहला पॉइंट था। इन्होंने पूरे 3 शताब्दियों तक राजनीतिक एकता को बनाए रखा पूरे दक्कन में। दूसरी बात है, सातवाहनों के राजाओं ने अपनी तुलना राम, भीम, केशव, अर्जुन आदि देवताओं से की। कहते हैं कि सातवाहन जो है अपनी तुलना राम, भीम, केशव, अर्जुन से की, आदि देवताओं से की। और यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों कि किस वंश के लोग जो है अपनी तुलना राम, भीम, केशव, अर्जुन आदि देवताओं से करते हैं। तो आप लोग सातवाहन वंश से याद रखिएगा। तीसरी बात है दोस्तों, शासकों ने अपने आगे अपनी माता का नाम जोड़ा, अपनी माता का नाम जोड़ा और रानियों को प्रशासन में भागीदारी दी। इससे दोस्तों यह पता चलता है कि उस समय इस राजवंश में महिलाओं का प्रभुत्व बहुत ही अच्छा रहा होगा। इसलिए इन शासकों ने अपने आगे अपनी माता का नाम जोड़ा और अपनी माता को अर्थात महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती रही होगी इस राजवंश में, अर्थात सातवाहन वंश में। नेक्स्ट है दोस्तों, सातवाहनों ने सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की परंपरा आरंभ की। यह अनुदान उन्होंने बौद्ध और ब्राह्मणों को दिया। यह अभिलेखों से पता चलता है दोस्तों, अभिलेखों से पता चला है कि इन लोगों ने सर्वप्रथम भूमि को दान दिया था और यह दान बौद्धों और ब्राह्मणों को दिया गया था। यह अभिलेखों से इसका साक्ष्य मिला है। यह समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। वर्णाश्रम व्यवस्था वही है दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली वही व्यवस्था है। कहते हैं कि यदि इन लोगों ने अपने आगे माता का नाम जोड़ा है तो परंतु इसका कोई अन्यत्र साक्ष्य नहीं है कि इनके राजाओं में कोई महिला राजा बनी हो। तो ये लोग उनका महिलाओं का आदर तो करते थे, लेकिन उनको कभी राजा इन लोगों ने नहीं बनाया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। व्यापार और वाणिज्य विकसित अवस्था में था। समुद्री मार्ग से रोम से व्यापार होता था। इनका व्यापार दोस्तों समुद्री मार्ग रोम से होता था। इसलिए भारतीय क्षेत्र में बंदरगाहों का विकास हुआ था, क्योंकि ये लोग समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे। इसलिए भारतीय क्षेत्र में बंदरगाहों का विकास हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं, सिक्कों का प्रचलन बढ़ा और सिक्के जो है तांबा, कांसा, टीन और चांदी के चलाए गए थे। अनेक स्तूपों और चैत्यों का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। अनेक स्तूप और चैत्यों को इन लोगों ने बनवाया था, सातवाहन वंश के शासकों ने, स्तूप और चैत्य। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इनके समय में शिव, विष्णु, कृष्ण की पूजा प्रचलित थी। अभी तक देख रहे थे हम लोग शिव, विष्णु और कृष्ण की पूजा करने का प्रचलन कभी नहीं था, लेकिन यहाँ पर सातवाहनों ने इसको स्टार्ट किया, इस प्रचलन को शुरू किया। प्राकृत भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें देख लेते हैं गाधा सप्तशती, जिसे हाल नामक शासक ने लिखा था दोस्तों। गाधा सप्तशती हाल नामक
शासक ने लिखा था, जबकि कातंत्र जो एक व्याकरण है प्राकृत भाषा का, जिसे सर्ववर्मन ने लिखा था दोस्तों। और फिर अगला देखते हैं बृहद कथा, जिसको गुड़हाढ्य ने लिखा था। तो दोस्तों अब ये सातवाहन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और हम लोग अब विदेशी आक्रमणकारी जो भारत में आक्रमण किए थे उस समय, जब अभी तक जो हम लोगों ने शुंग वंश और सातवाहन वंश इन सबको पढ़ा, इन्हीं के समय में विदेशी आक्रमण हुए थे। अब उन आक्रमणकारियों के राजवंश के विषय में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट, आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग इंडो ग्रीक वंश अर्थात हिंद यवन वंश के बारे में देखते हैं। यह जो है पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला महत्वपूर्ण आक्रमणकारी वंश है यह, जिसमें इसका जो प्रथम शासक था डिमेट्रियस प्रथम, जिसे दमित्र के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, यह यूथिडेमस का पुत्र था। इसके पिता का नाम, डिमेट्रियस के पिता का नाम यूथिडेमस था दोस्तों। दूसरी पॉइंट देखते हैं, यह आक्रमण द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इंडो ग्रीक के दो वंशों ने भारत पर शासन किया था। इंडो ग्रीक के दो वंशों ने भारत पर शासन किया था दोस्तों। और देख लेते हैं इसमें कि इनका काल निर्धारण था 200 ईसा पूर्व से 10वीं ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया, अर्थात इनका टाइम पीरियड, इंडो ग्रीक हिंद यवन का टाइम पीरियड काल 200 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी था। देखते हैं पहला राजवंश है यूथेडेमस वंश। भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र इसके कब्जे में था दोस्तों। इसका प्रथम और महान शासक हुआ था, इसका प्रतापी शासक हुआ था दोस्तों मिनांडर, जिसने 165 बीसी से 145 बीसी तक शासन किया था। पॉइंट इसमें देखते हैं इस शासन के विषय में, इस शासक के विषय में, राजधानी साकल अर्थात सियालकोट जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म को अपनाया और संरक्षण दिया। यह शासक जो मिनांडर था, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया अर्थात उसका अनुयायी बना और उसने अपने राज्य में इसको संरक्षण प्रदान किया, अर्थात राजकीय धर्म जो है बौद्ध धर्म ही था मिनांडर का। भारतीय स्रोतों ने इसे मिलिंद कहा है। एक वार्ता हुई थी मिलिंद और दार्शनिक नागसेन के बीच दोस्तों। उस वार्ता के दौरान, उस वार्ता का जो संकलन हुआ उसे मिलिंद पन्नो कहा गया। मिलिंद पन्नो का मतलब होता है मिलिंद प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न, अर्थात मिलिंद ने नागसेन से जो प्रश्न पूछे उस प्रश्न का उत्तर नागसेन मिलिंद को देता है। इसके वार्ता का जो है एक संकलन हुआ था, एक बुक तैयार की गई जिसे मिलिंद पन्नो के नाम से जाना जाता है। मिलिंद पन्नो में बताया गया है कि यदि आत्मा नहीं होती है तो पुनर्जन्म कैसे होता है। उन्होंने आत्मा शब्द के स्थान पर चेतना शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, जो दूसरा वंश था हिंद यवन शासकों का, यह था डेमेट्रियस वंश। इसका एक महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स ने इसने तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाया और मगध के शासक काशी के पुत्र भागभद्र के पास भेज दिया। इसने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाया दोस्तों और भागभद्र जो काशी के पुत्र थे, उस समय मगध के राजा हुआ करते थे, उनके पास भेज दिया। काशी पुत्र भागभद्र की अनुमति से हेलियोडोरस ने तक्षशिला में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई और उसने बताया कि भगवत धर्म में अपनी आस्था रखता है। भगवत धर्म में अपनी आस्था का मतलब हुआ कि भागभद्र जो था दोस्तों,
उसका दूसरा नाम भगवत था, और वो बताया कि हेलियोडोरस ने बताया कि मुझे आप में बड़ी आस्था है, तो अपने भावों को व्यक्त किया भागवत के सामने। तो दोस्तों अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हिंद यवन शासकों का महत्व। जो जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी हम लोगों ने इसमें पढ़ लिए हैं, महत्वपूर्ण शासक भी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग हिंद यवन शासकों के महत्व के विषय में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए दोस्तों अब हम लोग इंडो ग्रीक शासन के महत्व के विषय में देखते हैं। इनका महत्व क्या था, इनके शासन का महत्व क्या था, और इनका इम्पैक्ट भारत पर कैसे पड़ा या फिर आगे के शासकों पर कैसे पड़ा। पहली बार ऐसे सिक्के जारी हुए जिसका संबंध किसी शासक से जोड़ा गया, यह प्रथम बार हुआ था दोस्तों। नोट देख लेते हैं। बुद्ध काल एवं मौर्य काल में सिक्के शासकों ने नहीं बल्कि व्यापारिक श्रेणियों ने जारी किए थे। यह नोट है दोस्तों, इसको ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी कथन और कारण वाले में क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों। भारत में सोने के सिक्के हिंद यमन शासकों ने अर्थात इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम जारी किए थे, परंतु जिसकी संख्या में अधिक वृद्धि कुषाणों के शासनकाल में हुई थी। कुषाण आए और सोने के सिक्कों को बहुत ही बृहद रूप में इन्होंने जारी किया। इसके पूर्व चांदी के सिक्के ही जारी किए जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है दोस्तों, इसे पूरा रट लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। आइए देखते हैं। सैनिक बल पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हुआ, जो स्टेट गोस कहलाते थे। सैनिक बल पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था का आरंभ हुआ था दोस्तों, विकास हुआ था, जिसे स्टेट गोस के नाम से जाना जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं दोस्तों। उत्तर पश्चिम भारत में हेलेनिस्टिक कला आई, जो यूनानी शैली की कला थी। हेलेनिस्टिक कला जो थी दोस्तों, यह यूनानी शैली की कला थी, और यह उत्तर पश्चिम भारत में आई, जो बाद में गांधार कला के नाम से जानी गई। आइए देखते हैं दोस्तों। हेलेनिस्टिक कला का विकास भारतीय कला में हुआ। अंततः मूर्त कला की एक नई शैली का विकास हुआ, जो गांधार शैली के नाम से जाना गया। हेलेनिस्टिक कला का विकास भारतीय रूप में जब थोड़ा सा बदला, बहुत ही भारतीय रूप लिया, तो उस शैली को गांधार शैली कहा जाने लगा, जिस शैली में मूर्तियों का निर्माण होने लगा। देखते हैं दोस्तों। पहली बात, भगवान बुद्ध की प्रथम पूजित मूर्ति हेलेनिस्टिक शैली में निर्मित की गई। यही कारण है कि बुद्ध यूनानी देवता अपोलो जैसे प्रतीत होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी वह किस यूनानी देवता से मिलती जुलती प्रतिमा दिखती है, तो आप लोग सीधा बताएंगे कि अपोलो, जो यूनानी देवता है अपोलो, उसकी तरह प्रतीत होती है। और देखते हैं दोस्तों आगे। यूनानी संपर्क के कारण भारतीयों को कैलेंडर की जानकारी मिली। आगे देखते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में यूनानी ज्योतिष शास्त्र का प्रभाव दिखाई देता है। संस्कृत का होरो शास्त्र, जिसे अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, यह यूनानी शब्द होरोस्कोप से उत्पन्न हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोगों ने इंडो ग्रीक के शासकों का महत्व अर्थात उनके शासन के महत्व को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगले आक्रमणकारी वंश के विषय में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए दोस्तों अब हम लोग अगले वंश के विषय में पढ़ते हैं, जो आक्रमणकारी वंश है, जिसका नाम है शक वंश। देखते हैं। यह एक मध्य एशियाई जनजाति थी जो सिथियन के नाम से जानी जाती थी।
इस जनजाति का नाम था दोस्तों सिथियन। आगे देखते हैं तो इस जनजाति को चीन में प्रवेश से रोकने के लिए चीनी शासक शी ह्युंगटी ने चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था 220 बीसी में। जो चीन शासक शी ह्युंगटी था दोस्तों, इसने सिथियन जनजाति को चीन में प्रवेश से रोकने के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था 220 ईसा पूर्व में। और देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिथियन जनजाति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य एशिया से बैक्ट्रिया पहुंची थी। बैक्ट्रिया से भारत में प्रवेश करने के क्रम में 5 भागों में यह जनजाति बट गई, जो निम्नलिखित हैं दोस्तों। एक ग्रुप जो है अफगानिस्तान की तरफ, दूसरा पंजाब की तरफ, तीसरा मथुरा की तरफ, चौथा पश्चिमी भारत की तरफ और पांचवा उत्तरी दक्कन की तरफ बट गया। हम लोग देखेंगे दोस्तों जो महत्वपूर्ण है पंजाब क्षेत्र में एक शासक हुआ, शक वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था माउस या मोंग, जो 80 बीसी में वहाँ पर राज कर रहा था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों तक्षशिला। इसने बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए। इसने ज़्यादातर तांबे के सिक्के जारी किए और कुछ चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। अगला शासक है इसी पंजाब प्रांत का, जिसका नाम है एसेज सेकंड जो था दोस्तों, इसके सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं के चित्र बने मिले हैं, जिसमें अभिषेक और लक्ष्मी, जो देवी भगवान अभिषेक और देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। अब आते हैं पश्चिमी भारत पर दोस्तों। पश्चिमी भारत के एक महत्वपूर्ण शासक हैं जिनका नाम था चेत्सना। इनके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं। अब अगला शासक के विषय में, जो पश्चिमी भारत का अगला शासक है, हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग जो शक शासक थे उनके पश्चिमी शाखा के विषय में आगे देखते हैं। जो अगला शासक है पश्चिमी भारत का, वह है रुद्रदामन, जिसका टाइम पीरियड है 130 एडी से 150 एडी। आगे देखते हैं दोस्तों, इसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी दोस्तों। रुद्रदामन जो है, इसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। ऐसा पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था जिसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी, तो वह दोस्तों रुद्रदामन था। आगे देखिए दोस्तों, उसने जूनागढ़ अभिलेख खुदवाया और इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि उसने सौराष्ट्र अर्थात काठियावाड़ अर्ध शुष्क में जब सूखा पड़ गया था तो वहाँ स्थित सुदर्शन झील का पुनरुत्थान करवाया था। दोस्तों रुद्रदामन जो था, इसने जो सुदर्शन झील था उसका जो है पुनरुत्थान करवाया था। रुद्रदामन जो है दोस्तों, उसने सुदर्शन झील का पुनरुत्थान करवाया। इसलिए करवाया क्योंकि उस समय सूखा पड़ा था, मतलब अर्धशुष्क समय था, इसलिए उसने सुदर्शन झील का पुनरुत्थान करवाया। रुद्रदामन की मृत्यु के पश्चात लंबे समय तक इस शाखा के शक शासकों ने शासन किया। यह शासन गुप्त काल तक चलता रहा। इसकी पहचान महाराष्ट्र के मंदसौर अभिलेख इसकी पहचान दोस्तों महाराष्ट्र के मंदसौर अभिलेख से की गई है। इस शासक ने दोस्तों इस शासक ने अनेक सिक्के जारी किए और अनेक अभिलेख भी इसके प्राप्त होते हैं। अब हम लोग शक शासकों के महत्व के विषय में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग शक शासन के महत्व के विषय में आगे देखते हैं। इनके शासन काल के दौरान धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई।
जैसे ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि धर्मों को संरक्षण दिया गया। नए फैशन का आरंभ हुआ, जैसे पगड़ी बांधना, लंबा कोट पहनना और घुड़सवारी करना आदि। ये नए फैशन जो भारतीय समाज में आए। मनुस्मृति में इन्हें म्लेच्छ कहा गया, अर्थात पतित क्षत्रिय कहा गया, पतित क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। कहा जाता है कि यदि ये फिर से यज्ञ करें, विष्णु का पूजन करें और ब्राह्मणों को दान दें तो इन्हें क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया जा सकता है। यह मनुस्मृति में कहा गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन म्लेच्छों को भारतीय समाज में आने का मार्ग दे दिया गया। आइए देखते हैं दोस्तों अगला महत्व इनका। उज्जैन के एक शासक ने सिथियनों को पराजित करने के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक नवीन संवत आरंभ किया जो विक्रमी संवत के नाम से जाना गया। इसी विक्रमी संवत के आधार पर हिंदू धर्म के पर्व व त्योहार मनाए जाते हैं। विक्रमादित्य उपाधि की तुलना रोमन उपाधि सीजर से की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं, जिसमें सबसे लोकप्रिय विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करता था दोस्तों। और सबसे अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति राजा हेमू अर्थात हेमचंद्र राय था। अब दोस्तों हम लोग शक शासन के महत्व को हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वंश के तरफ बढ़ेंगे, जो अगला वंश है कुषाण वंश। आइए दोस्तों अब हम लोग कुषाण वंश के विषय में जानते हैं। यूची नामक एक कबीला था जो मध्य एशिया से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की ओर बढ़ा। इसकी एक शाखा छोटी यूची जो तिब्बत में प्रवेश कर गया और दूसरी शाखा बड़ी यूची थी दोस्तों, जो 5 शाखाओं में विभक्त हो गई। इसमें प्रमुख शाखा थी कुशवांग, जिसे भारतीय स्रोतों में कुषाण कहा गया। कुषाण की भारत में 2 शाखाएं थीं। कुषाण वंश की भारत में 2 शाखाएं हुई दोस्तों। पहला है कडफिसस शाखा। अब देखते हैं कडफिसस के बारे में। इस शाखा में 2 प्रमुख शासक हुए। पहला है दोस्तों कुजुल कडफिसस, जो 15 एडी से 65 एडी तक शासन किया। दूसरा है वीमा कडफिसस, जिसने 65 एडी से 75 एडी तक शासन किया। शाखा है कनिष्क शाखा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है दोस्तों। आइए हम लोग इसे जानते हैं। यह है कनिष्क प्रथम, जिसने जो है कनिष्क शाखा की स्थापना की थी। इसका टाइम पीरियड है अतः 78 एडी से 101 एडी। कश्मीर में कनिष्कपुरी नामक शहर कनिष्क प्रथम ने बसाया था दोस्तों, जिसकी राजधानी इसने पुरुषपुर को बनाया। और आते हैं इसके साम्राज्य विस्तार की तरफ, तो सिंधु घाटी से लेकर गंगा घाटी तक यह राज्य फैला हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, तक्षशिला में सिरमुख नामक एक नगर इसने बसाया था। इसने चतुर बौद्ध संगीति का आयोजन किया। कहाँ पर किया था दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन? कश्मीर के कुंडल वन में किया था। इस संगीति में महाविभाष नामक एक बुक थी दोस्तों, जो कि बौद्ध ज्ञान कोश जिसे कहा जाता है की रचना हुई थी इसी संगीति के दौरान, अर्थात चतुर बौद्ध संगीति के दौरान, जिसे कनिष्क प्रथम ने
आयोजन करवाया था, उसी दौरान बौद्ध ज्ञान कोश अर्थात महाविभास की रचना हुई थी। बौद्ध धर्म को इसने संरक्षण देने के कारण, बौद्ध धर्म को इसने संरक्षण दिया। इसके संरक्षण देने के कारण ही इसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए दोस्तों हम लोग कनिष्क प्रथम के विषय में आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस वंश से शुद्ध सोने के सिक्के का प्रचलन आरंभ हुआ। कहते हैं कि जो कनिष्क है दोस्तों, यह कुषाण वंश का शासक है, जिसने जो है शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाए थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडो ग्रीक जो थे उन्होंने सोने के सिक्के जारी करवाए थे, लेकिन जब क्वेश्चन ये आ जाए कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी करवाए थे, तो कनिष्क ने करवाया था, अर्थात कुषाण वंशी लोगों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाए थे। दूसरा है, कनिष्क का नियंत्रण सिल्क मार्ग पर था, जो चीन से रोम जाता था, इसलिए भारत में इस समय बड़ी मात्रा में सोना आया करता था। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। कुषाणों ने भारत में जिन और लगान का आरंभ किया था। नेक्स्ट, कनिष्क के दरबार में अनेक विद्वान रहते थे दोस्तों, जिसमें देखते हैं महत्वपूर्ण कौन है। अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। वसुमित्र, पार्श्व संरक्षका, धर्मतात्रा और मातृचेता। और नेक्स्ट है दोस्तों नागार्जुन, जो कि महायान संप्रदाय के सबसे बड़े प्रवक्ता माने जाते हैं। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध के अतिरिक्त सूर्य, शिव, अग्नि, हेराक्लिस एवं यूनानी और ईरानी देवताओं के चित्र बने हुए थे। दोस्तों हेराक्लिस की जो पहचान है दोस्तों, कृष्ण देवता से पहचान इनकी की जाती है। कनिष्क के अभिलेख निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, जैसे पुरुषपुर, कौशाम्बी, सारनाथ, मथुरा, सूर्य विहार, रावलपिंडी एवं सांची। इतने जगहों से कनिष्क के अभिलेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अब लास्ट और अंतिम स्टेप देख लेते हैं। कनिष्क ने देवपुत्र और सीजर की उपाधि धारण की। पहली उपाधि अर्थात देवपुत्र जो है चीन से और दूसरी उपाधि रोम से प्रभावित थी। दोस्तों अब हम लोगों ने लगभग वो आक्रमणकारी, महत्वपूर्ण आक्रमणकारी पढ़ लिए हैं जो भारत के बाहर से प्राचीन भारत में आक्रमण करने के लिए आए थे। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास अगले दिन करेंगे और नई चीज़ों को पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों बहुत ही मेहनत हो रही है और इसका लाभ आप लोगों को अवश्य होगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास अगले दिन करेंगे। तो दोस्तों कनिष्क का अर्थात कुषाण का शासनकाल यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में गुप्त वंश के विषय में पढ़ेंगे और अर्थात गुप्त वंश अर्थात गुप्त काल के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सर्वप्रथम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।